अरे इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? मैं छत की तरफ जा रही थी जब रज्जो की बात सुनकर वापस मुड़ गई। क्या बात है रज्जो, छत पर जा रही हो, क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैं रूखे अंदाज में बोली तो वो कहने लगी, मगर इस वक्त छत पर तो। उसकी अधूरी बात ने मुझे उलझा दिया। यूं भी जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ था मेरी कुव्वत बर्दाश्त जैसे जवाब दे गई थी और सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो गई थी। छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता, और ये अलग बात है कि ये गुस्सा भी मैं किसी पर निकाल नहीं सकती थी, बस अंदर ही अंदर अपनी जान खाती रहती। मगर रज्जो से गुस्से या सख्ती से बात करने पर कोई ममानियत नहीं थी, क्योंकि वो इस घर की मालिक नहीं बल्कि मेरी तरह इस घर की मुलाजमा थी, और उसके साथ किसी भी अंदाज से बात करने पर मुझे कोई बाज पुर्स करने वाला नहीं था। रज्जो भी मेरा अंदाज देखकर कितने झिझक गई, फिर कहने लगी कि बीबी छत पर तो जिन्नात है, आपने सुना तो होगा कि सब लोग कहते हैं कि छत पर नहीं जाना चाहिए, और अभी तो मगरिब होने वाली है। मेरी मानो तो बाकी की सफाई हम कल कर लेंगे। बाजी को मैं कह दूंगी कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा थक गए थे, अब मैं कल जल्दी आ जाऊंगी तो तुम्हारे साथ मिलकर सफाई करवा दूंगी, मगर इस वक्त मैं ऊपर नहीं जा सकती। रज्जो के साफ इनकार करने पर मुझे गुस्सा आ गया। रज्जो, तुम जानती हो कि बाजी को काम से इनकार करने पर गुस्सा आ जाता है, और इस वक्त वो घर पर नहीं है, तभी तुम उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही हो। मगर तुम ये बात भूल गई हो कि जब वो घर पर आएंगी और जब उन्हें ये मालूम होगा कि हमने आधी अधूरी सफाई की है, तब वो क्या कहेंगी? कल तो घर पर सब मेहमान इकट्ठे हो जाएंगे और तुम क्या सब लोगों के सामने बेइज्जत होना पसंद करोगी? मेरी बात सुनकर रज्जो जज्बे हो गई थी, फिर कहने लगी, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कप चाय का पी लूं फिर आती हूँ। रज्जो बहाने से वहां से खिसक गई, और रज्जो के बारे में इतना तो मैं जानती थी कि वो जब भी किसी काम को अधूरा छोड़ दे वो उसे मुकम्मल नहीं करती। तब मैं उसे आवाजें देती रह गई, मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। मैं भी बुरी तरह से थक गई। मेरा भी दिल चाहने लगा था कि मैं भी वापस चली जाऊं, मगर जानती थी कि अगर बाजी ने छत की हालत देखी तो वो गुस्सा आ जाएंगे। मैं जब ऊपर आई तो हर तरफ गंद बिखरा पड़ा था। यहाँ पर 2 कमरे बने हुए थे जिनके आगे छोटा सा बरामदा था, पूरी छत खुली थी। उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे न जाने कब से छत की सफाई नहीं की गई। दरअसल कल बाजी के बेटे की सालगिरह थी, और ये सालगिरह की तकरीब छत पर ही मुनक्किद की जानी थी, क्योंकि सहन बहुत ही ज्यादा छोटा था और वहां पर ज्यादा लोगों की कैटरिंग नहीं हो सकती थी। बाजी ने साफ कहा था कि आज हर हाल में छत की सफाई मुकम्मल हो जानी चाहिए, मगर ये देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गई कि अकेले में इतनी सफाई कैसे करूं। बार बार मैं रज्जो को आवाजें देती रह गई, मगर रज्जो ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। तभी मुझे छोटी बाजी ने बताया कि रज्जो तो छुट्टी करके जा चुकी है और मैं भी अपना काम जल्दी से निपटा दूं। तब मैं सर थाम कर रह गई, और फिर कमरे का दरवाजा खोलकर जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो तेज खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं कमरे की हालत देखकर हैरान परेशान रह गई कि कमरा तो बकौल बाजी के धूल और मिट्टी से हटा हुआ है। हर चीज पर गर्द की तह जमी हुई है। मुझे सफाई करने में ज्यादा देर लग जाएगी। तभी उन्होंने मुझे कहा कि आज की रात तुम हमारे घर पर ही रुक जाना, मगर काम सारा मुकम्मल करना। उन्होंने खाला से भी इजाजत ले ली थी, और खाला को भला किस बात पर एतराज हो सकता था। वो तो इसी बात पर खुश थी कि इजाफी काम करने पर मुझे इजाफी रकम मिलेगी जो कि खाला के हाथ ही जाएगी, और खाला भला ये रकम अपने हाथ से कैसे निकलने दे सकती थी। खाला ने बखुशी बेगम साहिबा को भी रखने की इजाजत दे दी, और अब मैं कमरे की हालत देखकर हैरान रह गई कि इसको तो साफ करने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा कमरा जब खोलकर देखा तो वो भी साफ सुथरा था, मगर उस कमरे में वैसी खुशबू निदारत थी जो उस कमरे में थी। मैं दोबारा पलटकर उसी कमरे में आ गई। कमरे के वस्त में एक बड़ा सा बेड बिछा था, उस पर खूबसूरत सी बेडशीट बिछी हुई थी। मैं बेसाख्ता बेड के ऊपर आकर लेट गई। बिस्तर पर लेटती मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मगर उस सुकून के साथ ही मुझे सब कुछ याद आ गया था और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। भला ऐसी जिंदगी कहाँ जी थी मैंने कब सोचा था कि मुझे ऐसे हालात से भी दो चार होना पड़ेगा। सब सोचते सोचते मैं रो पड़ी और आंसू पूछते हुए खुद को हौसला देने लगी कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये हालात भी गुजर जाएंगे। तभी ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी बात की तायीद की हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरे में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं था, तो फिर ये आवाज कैसी थी? मैंने पूछा, कौन है यहाँ पर? मगर आवाज निदारत। तब मैंने सोचा कि यकीनन ये मेरा वहम होगा। मैं भी तो काम करके बहुत ज्यादा थक गई थी, शायद तभी मुझे वहम सता रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं और फिर बाकी काम कर लूंगी। यूं भी दोनों कमरे तो बिल्कुल साफ सुथरे थे, उनकी तो सफाई करने की जरूरत भी नहीं थी। तो बाजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा था? ये सब सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो गई। न जाने मैं कितनी देर सोई रही।
एकदम मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी की बाजों के इशार में हूँ। तब बुरी तरह से अड़बड़ा कर बैठी। फिर जब मैंने आंखें खोली तो बुरी तरह बौखला गई, क्योंकि मेरे पास मेरा नाम नमीर है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने माँ बाप के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रही थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी जिसे बहुत दुआओं से मांगा गया था। अम्मी ने बताया था कि मैं उनकी शादी के 10 साल बाद पैदा हुई। अम्मी ने मुझे पाने के लिए बहुत से दरबारों पर मन्नतें मांगी थी, कितने डॉक्टर्स के पास जाकर इलाज करवाया था, और तब जाकर अल्लाह ने उनकी ये मुराद पूरी की थी। अम्मी अब्बू ने मुझे हथेली का चाला बना कर रखा था। हमारा किराए का घर था। अब्बू प्राइवेट नौकरी करते थे। तनख्वाह मामूली थी, मगर मुझे उन्होंने शहजादियों की तरह पाला था। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी बात मुंह से निकलने से पहले ही मेरी अम्मी अब्बू पूरी कर दिया करते थे। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी जिससे दुनिया में सिर्फ लाड और मोहब्बत मिली थी। सख्ती से तो मैं नावाकिफ थी। मैं क्या जानती थी कि ज़िंदगी में मुझे ऐसा रुख दिखाई देने वाला है कि मैं मोहब्बत और आसाइशों का मफ़हूम ही भूल जाऊंगी। उस दिन मैं हस्बे मामूल स्कूल में थी जब मेरे चचा मुझे लेने के लिए आए। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। उन्हें देखकर मैं परेशान हो गई। क्या बात है चचा, क्या हुआ? मगर वो मुसलसल रोए जा रहे थे। उन्होंने मुझे मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं घर आई तो सामने अम्मी अब्बू की मैयत पड़ी हुई थी। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। आज मेरे अम्मी अब्बू खानदान में किसी शादी पर गए थे। वो दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। उनके मोटरसाइकिल का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक वाला नशे में धुत था। उसकी गलत टर्न लेने की वजह से मेरे माँ बाप उसकी गलती की वजह से मौत के मुंह में चले गए और मैं यतीम हो गए थे। उनके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं दुनिया में अकेली थी। मेरे वो रिश्तेदार जो मेरे माँ बाप की मौजूदगी में मुझसे मोहब्बत जताते थे, अब उन सब ने आंखें माथे पर रख ली और वो सब उसी परेशानी में मुब्तला थे कि कहीं ऐसा न हो कि उन्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ जाए, जबकि वो सभी मेरी जिम्मेदारी लेने से परेशान हो रहे थे। ऐसे में मेरे रिश्ते की खाला कहने लगी कि मैं नमीरा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। रजिया खाला की मेरी अम्मी के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। अम्मी उन्हें पसंद नहीं करती थी और वो भी अम्मी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती। उनके घर के हालात हमारे घर के हालात के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थे। और जब उन्होंने ये बात की तो मेरे चचा और ताया ने यूं सुरखरू होकर सांस लिया जैसे उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हल हो गया। मैंने रजिया खाला की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बात की तायद की। कहने लगी, अपना ज़रूरी सामान बांध लो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी। ये घर तो किराए का था। और तब ताया ने घर का सामान ओने पोने बेचकर घर खाली कर दिया। वो पैसे मेरे हाथ में थमा कर कहने लगे, ये तुम्हारे पैसे, इनका जो चाहे इस्तेमाल करो। उस दिन जब मैं घर छोड़ कर आ रही थी तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। जैसे ही सब रिश्तेदार नजरों से उज्जल हुए थे, रजिया खाला मुझसे करख्त आवाज में कहने लगी, अब ये रोना धोना बंद करो और खामोशी से चलो। लोगों को क्या कि तुम रो धो कर तमाशा दिखा रही हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने हैरत से उनका ये बदलता रवैया देखा मगर खामोश रही। हो सकता है कि उन्हें वाकई में ये बात बुरी लगी हो। जब मैं उनके घर पर आई तो घर आते ही गोया मुझ पर तूफान खड़ा हो गया था। घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे और सबसे नाकाबिले बर्दाश्त बात ये थी कि उनका एक बेटा माजूर भी था जो गंदे सुंदे हुलिये में था और आज़ादी से पूरे घर में घूमता फिरता रहता। उसकी मौजूदगी में तुम्हें आराम करने से भी महरूम रहती। एक दिन रजिया खाला मुझसे कहने लगी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तुम अपने कुछ पैसे मुझे उधार दे दो, मैं थोड़े दिन बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। यहाँ पर आकर तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैंने ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला किया, मगर मजबूरी थी, क्या करती। रिश्तेदार तो रखने को तैयार नहीं थे। चचा ने जाते वक्त अपना नंबर लिखकर मुझे दिया कि जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। वो चिट तो मैंने संभाल कर रख ली थी, मगर मेरा उन्हें कॉल करने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो इतनी अच्छी होती तो मुझे इस औरत के हवाले क्यों करते। थोड़े थोड़े करके उस औरत ने मुझसे सारे पैसे इंठ लिए और फिर एक दिन कहने लगी कि हम तुम्हें कब तक घर में रखकर मुफ्त की रोटियां तुड़वा सकते हैं। देखती नहीं हो कि मेरा शौहर एक ही कमाने वाला है और घर में सब खाने वाले, ऐसे में तुम्हारा बोझ भी हम पर आ पड़ा। मैंने खाला को कहा कि आप खुद मुझे साथ लेकर आई हैं, मैं आपके साथ नहीं आई थी और अगर आप इतना ही तंग आ गई हैं तो आप मुझे मेरे रिश्तेदारों के हवाले कर दें। रजिया खाला को शायद मुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। तंज़ीह अंदाज में कहने लगी कि तुम्हारे रिश्तेदार तो तुम्हें रखने को तैयार नहीं है। तब मैंने कहा कि आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दें, मैं किसी हॉस्टल में जाकर रह लूंगी, कहीं नौकरी कर लूंगी। मेरा अंदाज अटल था। रजिया खाला को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ।
उन्होंने जल्दी से अपने गुस्से वाला चोला उतार फेंका और मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगी कि अरे तुम तुम्हारी अपनी बच्ची हो, भला तुमसे अपने दिल की बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि इस महंगाई में गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा है। मुझे उनका पल पल बदलता रवैया हैरान कर रहा था कि मैं अब इस घर से भाग जाना चाहती थी। एक दिन रजिया खाला मुझे अपने साथ लेकर एक घर में आई थी और कहने लगी कि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, वरना तुम्हें किसी अच्छी जगह नौकरी पर लगवा देती, मगर मेरी मजबूरी है कि तुम्हें घर में लेकर आई हूँ। जब तक तुम्हारे खालू को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम इस घर में काम करोगी। ये बात कहकर वो नजरें चुराने लगी और मैं बुरी तरह से परेशान हो गई। एक नज़र मैंने उस बड़े से घर पर डाली और फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि चलो पल भर तो मुझे उस जेल से फरार इख्तियार करने में मिल जाएंगे, वही गनीमत है। मैंने यहाँ पर नौकरी करने की हामी भर ली थी। शाइस्ता बाजी मूडी औरत थी, उनका मूड होता तो अच्छे से बात करती और गुस्से में होती तो मुलाजमों को बुरी तरह से झिड़क देती। गो कि उनका घर इतना बड़ा नहीं था, मगर उनका शुमार खाते पीते घरानों में ही होता था। उनके 2 बच्चे थे। उनके शौहर छोटा मोटा कारोबार करते थे, वो लोग शरीफ थे। मुझे यहाँ पर काम करने में कभी कोई मसला नहीं हुआ। मेरे साथ एक और लड़की रज्जो जो यहाँ पर काम करती थी, वो बहुत बातूनी और चालाक लड़की थी। मेरी उसके साथ बहुत ही कम बनती। जब भी ज्यादा काम होता तो वो इसी तरह से भाग जाती, और जैसे आज वो काम मुझ पर फेंक कर भाग गई थी, मैं उस कमरे में आकर सो गई। अब जब आंख खोल कर देखा तो वह एक बहुत हसीन और जमील नौजवान था जिसके पास ही मैं उस वक्त सो रही थी। वो मेरे लिए एक अजनबी था। मैं सटपिटा कर रह गई। शर्म के एहसास से ही मेरी आंखें झुकी, मगर अगले ही पल गुस्से ने जगह ली। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने की? हद की बार मैं गुस्से से बोली तो वहां से पड़ा और कहने लगा, कितनी देर से तो तुम यहाँ सो रही हो, तब तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उसकी बात सुनकर मैं उछलकर खड़ी हो गई। क्या मतलब? कहना क्या चाह रहे हो तुम? तभी दरवाजे पर खटके की आवाज सुनाई दी। अरे तू अकेले किसके साथ बातें कर रही है? शाइस्ता बाजी ने मुझे पुकारा तो मैंने पलट कर उन्हें देखा। फिर मैं उस लड़के की तरफ इशारा करके कहने लगी कि इससे, मगर शाइस्ता बाजी ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। अरे वाह, तुमने थोड़ी देर में कमरे को चमका कर रख दिया। कितने दिन से सफाई की है? धूल मिट्टी का तो नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। वो सताइशी अंदाज में कमरे को देख रही थी और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैं कभी उस लड़के को देख रही थी और कभी शाइस्ता बाजी की तरफ। उन्होंने तो लड़के की तरफ ध्यान नहीं दिया था और ना ही उसके बारे में मुझसे पूछा था कि ये लड़का कौन है, और वह अजीब सा मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे देख रहा था। उसका देखने का अंदाज ऐसा था कि मैं बुरी तरह से बौखला गई। बाजी इस कदर हैरान थी कि वो मेरी तरफ ध्यान दिए बगैर दूसरा कमरा देखने के लिए चली गई। अब जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो लड़का तो वहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मुझे अपने कान के पास से हंसी की आवाज सुनाई दी और मैं भागते हुए बाहर आई तो बाजी कहने लगी कि तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। मैं तो रज्जो से तंग थी, कोई काम ढंग से नहीं करती। सफाई का बोलो तो उल्टे सीधे हाथ मार के गंद इधर उधर फैला के चली जाती है, और तुमने थोड़े टाइम में इन दोनों कमरों के साथ साथ छत को भी साफ कर दिया। छत को देखा तो कहीं कूड़े क्रिकेट का और गंद का नामो निशान नहीं था। ये सब मैंने नहीं किया था। मैं तो जब ऊपर आई थी दोनों कमरे पहले ही साफ थे, और छत की सफाई किसने की मैं सचमुच में चकरा कर रह गई। बाजी मुझे लेकर नीचे आ गई। आज वो बहुत खुश थी। कहने लगी कि अब तुम थक गई होगी, रज्जो खाना बनाकर चली गई है। ऐसा करो कि रोटियां बना लो और हमारे साथ ही आकर खाना खा लो। रोटियां बनाने के दौरान भी मेरा जहन मुसलसल उलझा हुआ था। मैं उसी लड़के के बारे में सोच रही थी कि वो कौन था, और शाइस्ता बाजी ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और वह अचानक से गायब कैसे हो गया? क्या ये सब मेरा वहम था? क्या मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ? मुझे ये सब महसूस हो रहा है या मैं पागल हो गई हूँ? मैं जितना सोचती जा रही थी उतना उलझती जा रही थी, और फिर खाने के दौरान भी मेरा जहन मुसलसल उलझा रहा। आज शाइस्ता बाजी इस कदर खुश थी कि उन्होंने मुझे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ही खाना खिलाया। मुझे सोचों में उलझा देखकर कहने लगी कि मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, तभी इतनी खामोश हो। ऐसा करो कि ये बर्तन तुम सुबह धो लेना, और अभी तुम स्टोर रूम में जगह बनाकर सो जाओ। सुबह सवेरे भी तुमने ही काम करना होगा। अगर आराम नहीं करोगी तो सुबह कैसे काम पर तवज्जो दोगी? रज्जो तो किसी काम की नहीं है। वो फिर से रज्जो को कोसने लगी। तभी उनकी बेटी कहने लगी, आप रज्जो को निकाल कर किसी और मुलाजमा का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेती? अगर काम करने वालों की कमी तो नहीं है। उसके नाक चढ़ाकर बोलने पर शाइस्ता बाजी कहने लगी कि आजकल एतमाद वाली काम वाली मिलना भी बहुत मुश्किल है। घर में सफाई करने की नीयत से आती है और सफाया करके चली जाती है।
मैं अब उनकी एक एक हरकत पर कैसे नजर रखूं? तब उन्होंने सताइशी नजर से मुझे देखा और कहने लगी, ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, मैं तो इसे अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी। सोने के लिए जब मैं स्टोर रूम में आई तो मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कोई हवा की मानिंद मुझे छू कर गुजर रहा हो। कभी मुझे अपने बालों की लिट खींचते हुए महसूस होती, तो कभी कोई मेरे कान के पास सरगोशी करके गुजर जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर बार बार किसी का यूं हाथ लगाना मुझे एहसास दिला रहा था कि मेरे आसपास कोई है। मगर वो कौन था, मुझसे क्या चाहता था और मेरे साथ छेड़खानी क्यों कर रहा था? यही सब सोचते सोचते न जाने में कब सो गई। फिर सुबह बाजी के जगाने पर ही मेरी आँख खुली। रात को सोते वक्त मैं जिस कदर थकन का शिकार थी, जिस्म का जोर जोर दर्द से टूट रहा था, अब उसका कहीं शायबा तक नहीं था। और सुबह में हशाश थी, जैसे मैंने कल कोई काम किया ही नहीं हो। शाइस्ता बाजी ने मुझे देखा तो हैरान रह गई। तुम तो बहुत ही ज्यादा चुस्त और चाको चौबंद लड़की हो। मुझे ऐसी लड़की की हमेशा से तलाश थी। और फिर मैं नाश्ते से फरागत के बाद बाकी कामों में मसरूफ हो गई। सजावट के लिए बाजी ने कुछ लोगों को बुला कर रखा था और थोड़ी देर में उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल कर दिया। और फिर जब मेहमानों की आमद शुरू होने वाली थी, तब बाजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक प्यारा सा सूट मुझे निकाल कर दिया और कहने लगी कि ये सूट तुम पहन लो तो मुझे अच्छा लगेगा। सूट बहुत कीमती था, उसे देखकर मैं परेशान रह गई कि जो भी था, मैंने आज तक कभी किसी की उतरन नहीं पहनी थी। आज तक अम्मी अब्बू ने हमेशा मुझे नए से नए और अच्छे से अच्छे कपड़े बनाकर दिए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में किसी की उतरन पहनूंगी। मेरी आंखों में नमी चमक आई। बाजी, जो कि मेरे तमाम हालात से बहुत अच्छी तरह से जानती थी, कहने लगी, फिक्र मत करो, ये किसी की भी उतरन नहीं है, बल्कि ये मैंने बहुत शौक से लिया था। फिर मेरा वजन बढ़ गया और अब ये मेरे नाप का नहीं रहा। मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना। तुम ये पहनो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मुझे इस कदर खुलूस से ये बात कही कि फिर मैं इनकार नहीं कर सकी। और जब मैं वो कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आई तो बाजी के कहने पर मैंने चेहरे पर लिपस्टिक लगा ली, बाल भी खुले छोड़ दिए। बाजी सताइशी नजरों से मेरे बाल देखने लगी जो घुटनों तक आते थे। तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत है, क्या लगाती हो अपने बालों में? तब मैंने बाजी को पुरजोश होकर बताया कि अम्मा मेरे बालों में हमेशा तेल का मसाज करती थी। अम्मा के अपने बाल भी ऐसे थे और वो चाहती थी कि मेरे बाल भी लंबे और घने हों। अम्मा का जिक्र करते हुए मैं हमेशा की तरह दीदा हो गई। और फिर मेहमानों के आगे जब मैं चाय पानी सर्व कर रही थी, वो लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये लड़की कौन है। जब शाइस्ता बाजी ने बताया कि ये मुलाजमा है, ये बात सुनकर तो सारे लोगों को यकीन ही नहीं आया था। ये बात सच भी थी कि मैं अपने हुलिये और शक्ल से मुलाजमा लगती ही नहीं थी। अब हालात ने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया था कि मैंने खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया। मगर आज तो मेरी चौबे निराली थी। रज्जो भी मुझे देख देख कर हैरान हो रही थी। तुम तो मैम साहिब लग रही हो, मुलाजमा तो कहीं से नहीं लग रही। हालांकि उससे भी बेगम साहिबा ने अपना ही सूट पहनने के लिए दिया था, मगर वो सूट में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहे थे। तभी मैं फिर से एक अलग थलग कोने में आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर गुजरी जब मुझे अपने बालों पर सरसराहट महसूस हुई। मैं बुरी तरह से डर कर पलट गई। देखा तो वहां कोई नहीं था, जबकि मुझे वाज़ेह तौर पर अपने बालों में सरसराहट महसूस हुई। मैं वहां से हटकर चंद कदम आगे खड़ी हो गई थी। अब मैं उन पौधों से हटकर खड़ी थी और फिर मुझे अपने कान के पास सरगोशी सुनाई दी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मेरी तुम पर से नजर ही नहीं हट रही। ये आवाज सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई। आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो फिर ये सरगोशी करने वाला कौन था? आवाज भी सुनी सुनी लग रही थी। मैं वहां से भागकर अपने स्टोर रूम में आ गई, जहां मैं रात को रुकी थी। आज भी बाजी ने मुझे यहीं पर रोक लिया था। मुझे बुरी तरह से डर लग रहा था। खौफ महसूस हो रहा था कि ये मेरे साथ रात से क्या हो रहा है। पहले उस लड़के का मेरे पास मौजूद होना, बाजी को वो लड़का नजर ना आना, उसका गायब हो जाना, और अब ये सब। तभी मुझे दरवाजे पर खटके की आवाज सुनाई दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। तभी किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। तुम्हें जरा जरा सी बात पर डरने की आदत क्यों है, जबकि मैं तुम्हें डराने वाला कोई काम नहीं करूंगा। वो सरगोशी मेरे कान के पास सुनाई थी। खौफ से मेरी आंखें उबल पड़ी। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब जब उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया तो मेरे मुंह से सरसराती आवाज निकली। वो हंसा और कहने लगा कि तुमने खुद ही मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह किया है, खुद मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें तंग करूं। पहले तो तुमने खुद मुझे तंग किया, मेरी तनख्वाही में मुखल हुई, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, पर अब जब मैं तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हूं तो तुम तंग हो रही हो। मुझे ऐसे मेरी हालत से महजूज होते हुए बोला,
मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे जा सकती है तू? यहाँ मेरे पास रुको, मेरे साथ बातें करो, वक्त गुजारो। तुम्हारे साथ बात करना, तुम्हारे पास रहना मुझे अच्छा लगता है। वो मेरे कान में आकर गंभीर लहजे में बोला और मुझे बुरी तरह से डर लगने लगा। देखो, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं एक गरीब और मजबूर लड़की हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई गलत बात करे। इस घर में मुलाजमा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। न जाने तुम कौन हो। वो हंसने लगा। इस तरह की बातें मत किया करो, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। और रही बात कि तुम्हें बेइज्जत करवाने की, तो फिक्र मत करो, तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। उसके लहजे में यकीन दहानी थी, जिसे महसूस करके मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन है और अपने बारे में मुझे साफ तौर पर क्यों नहीं बता रहा। तभी पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाइस्ता बाजी की हैरानी भरी आवाज मेरे कानों से टकराई तो मैं उछलकर वापस पलटी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या बात है, तुम इतना डर क्यों रही हो? अब वो चंद कदम आगे बढ़ी और मैं खौफ से सुन होकर रह गई। अगर उन्होंने उस लड़के को मेरे साथ देख लिया तो, मुझसे सवाल पूछा तो मेरे पास उसकी मौजूदगी का क्या जवाब होगा कि कौन है और मुझसे क्या चाहता है। मगर ही क्या, यह तो मेरे और शाइस्ता बाजी के अलावा कोई भी नहीं था। मैं हैरान परेशान नजरों से चारों तरफ गोल गोल घूम कर देख रही थी। कमरे में न खिड़की थी और ना ही कोई दरवाजा था जिससे वो शख्स निकलकर बाहर जाता। और अगर कोई दरवाजा होता भी तो वह लड़का लम्हे के 1000वें हिस्से में आंखों से कैसे गायब हो सकता था? शाइस्ता बाजी का वो क्यों नजर नहीं आया जबकि वो यहीं पर था? मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो कहने लगी, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने काम भी तो बहुत किए। अभी मैं तुम्हें काम ही कहने के लिए आई थी, मगर तुम आराम करो, सो जाओ। अगर चाहो तो 2 दिन की छुट्टी कर लो, 2 दिन में रज्जो को बुला लूंगी। वैसे भी कल इतना खास काम नहीं होगा तो कल तुम छुट्टी कर लेना। हमदर्दी से मुझे देखते हुए गोया हुई और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मैं घुटनों के गिर्द बाजू बांधकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं किस मुसीबत में मुब्तला हो गई थी? क्या मैं पागल हो चुकी थी? क्या मेरे ख्यालात मुजस्सम होकर मेरे सामने आने लगे थे? मैंने हमेशा ऐसे ही सोचा था कि कोई ऐसा शख्स हो जो मुझे अपनायत का एहसास दिलाए, जो मेरी हिफाजत करे। मैं रोऊं तो मेरे आंसू पहुंचे, मगर मेरा वहम इस कदर ताकतवर कैसे हो सकता था? सोच सोच कर मैं पागल हो गई थी। दोबारा मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और फिर मैं वहीं पर लेटे लेटे सो गई। और फिर शाइस्ता बाजी ने ज़बरदस्ती मुझे छुट्टी करने पर मजबूर किया था। जाते जाते उन्होंने मेरे हाथ में मिठाई और बचे हुए खाने भी डब्बे में डालकर खाला के लिए भिजवा दिए थे। मैंने इनकार किया तो कहने लगी कि तुम बहुत खुददार लड़की हो। अफसोस है कि तुम्हारे हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप सर से न गुजरते तो कभी भी इतनी लालची और घटिया औरत के हाथ तुम न चढ़ती। मुझे तो हैरत है तुम्हारे रिश्तेदारों पर। तुम तो उसके बारे में नहीं जानती थी, तो क्या तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं जानते थे कि ये रजिया कितनी घटिया औरत है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है? मैं तो यही दुआ करूंगी कि तुम्हारी जल्द अज जल्द किसी अच्छे घराने में शादी हो जाए और तुम्हारी इस औरत से जान छूट जाए। मैं मुस्कुराते हुए बाजी की खुलूस पर उनको दिल ही दिल में खुश होते हुए घर आ गई। खाला ने मेरे हाथ में इतना सारा सामान देखा तो खुशी से पागल हो गई और उनके बच्चे मेरे आगे पीछे फिरने लगे। मुझे अजीब नागवारी का एहसास हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे उन लोगों ने कभी अच्छा खाना नहीं देखा। जब भी वो खाने पर टूट पड़े और मैं नागवारी से सबको देखते हुए अपने कमरे में आ गई। उन दिनों रजिया खाला मुझसे प्यार जिताने लग गई थी। वो मुझे कहती कि तू तो बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो और घर पर आराम से बैठो। उनकी हमदर्दी मेरे लिए अचंभे का बाइस थी। भला वो कब से मेरा ख्याल रखने लगी? मेरी आगे पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी, मगर रजिया खाला ने यह कहकर मुझे आगे पढ़ने से मना कर दिया कि खालू मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकेंगे, वो तो मेरी दाल रोटी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने मुझसे हमदर्दी जिताना शुरू कर दी तो मेरा हैरान होना बनता था। एक दिन कहने लगी कि बस अब तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। और महीने में जो तनख्वाह मुझे मिली थी उन्होंने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मुझे तुमसे लेना अच्छा नहीं लग रहा। मैं हैरान परेशान होने लगी कि ये सब क्या है और खाला मुझसे इस कदर मोहब्बत क्यों जताने लगी हैं। तब मैंने सोचा कि हो सकता है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। जहाँ पर मुझे इस बात का इत्मीनान था वहीं पर मुझे उस अनदेखे वजूद ने भी शको शुबे में डाल रखा था। उसने मुझे खौफ व हरास में मुब्तला कर रखा था।
हर वक्त अपने आसपास किसी नादिदा हस्ती की मौजूदगी का एहसास मेरे लिए जानलेवा था और मैं चाह कर भी खुद को उस खौफ के शिकंजे से आज़ाद नहीं कर पा रही थी। मैं जब भी शकीला बाजी से इस बारे में जिक्र करने लगती तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई अनजानी कुव्वत मुझे ऐसा करने से रोक रही है और मैं चाह कर भी उस लड़के के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। ये सच था कि वो मुझे तंग नहीं करता था, ना ही वो मुझे किसी परेशानी में मुब्तला करता था, मगर उसका मुझे छोटी छोटी बात पर सताना मुझे परेशान करता। मुझे आज तक समझ नहीं आ रही थी कि क्या वो इंसान था या कोई और मखलूक था। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई और ही मखलूक था, तभी तो मेरे अलावा किसी को नजर नहीं आता था। मगर वो था कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ा था? अगर वो कल को मुझे नुकसान पहुंचाता तो ये सोच कर ही मैं खौफजदा हो जाती। आज तक सुनी हुई तमाम बातें, तमाम वाक़यात आंखों के सामने घूमने लगे और मैं जाकर खुद को उल्टा सीधा सोचने से बाज नहीं रख पाई थी। उस दिन मुझे खाला कहने लगी कि बस आज के बाद तुम काम पर नहीं जाओगी। उन्होंने मुझे इतने मान से ही बात कही कि मैं हैरान रह गई, मगर मेरे लिए उस घुटे हुए माहौल में रहना इतना आसान नहीं था। जो वक्त मैं शाइस्ताबाजी के घर में गुजारती वो मेरे लिए अजीत भरी यादों से फरार हासिल करने का बेहतरीन वक्त था और अब वो बेहतरीन वक्त भी मुझसे छिनने जा रहा था। खाला कहने लगी कि तुम आगे पढ़ लेना, तुम कह रही थी कि तुमने कॉलेज में एडमिशन लेना है, बस अब तुम जैसा चाहो कि वैसा करना, वैसे रहना, क्योंकि तुमने हमेशा इस घर में ही तो रहना है। उसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। चौंक कर उन्हें देखने लगी तो वो कहने लगी, हाँ सही कह रही हो, मैंने सोचा है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी बनाकर इस घर में रखूंगी, मैं सलीम से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, आंखें फटी रह गई। सलीम रजिया खाला का वो बेटा था जो माजूद था, जो किसी कामकाज का नहीं था और रजिया खाला उसकी जिम्मेदारी उठाने में हलकान होती रहती। उसका दिमागी तवाज़ुन भी काम नहीं करता था और अब रजिया खाला उसकी शादी की बात कर रही थी और वो भी मुझसे। तो मेरा हैरान होना तो बनता था। रजिया खाला मेरे चेहरे के तासुरात को कमाल महारत से नज़रअंदाज करते हुए कहने लगी कि मेरा बेटा पागल नहीं है, बस उसका जहन बच्चों जैसा है। अब डॉक्टर कहते हैं कि अगर उसकी शादी कर दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करूं। तभी मुझे अपने चच्चू का ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनको फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह करूं। मैंने अपने सामान में जब ढूंढा तो मुझे उसका नंबर मिल गया। अब मसला ये था कि उन्हें फ़ोन कहाँ से करती, घर में तो कोई फ़ोन था ही नहीं। मुझे शाइस्ताबाजी का ख्याल आया तो मैंने खाला से कहा कि मुझे शाइस्ताबाजी से काम है। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुन लेना। हालांकि खाला के चेहरे पर नागवारी जाग गई थी कि अब तुम घर में बैठो, 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है। खाला रजिया ने ऐसे ये फैसला सुनाया जैसे ये खबर सुनकर तो मैं खुशी से झूम उठूंगी, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा भी तो वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं और मुझे उन लोगों के शिकंजे से छुड़वाने वाला कोई नहीं होगा। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि खाला रजिया बहुत ख़तरनाक औरत है, जैसे वो नज़र आती है वैसी नहीं है। बहुत मुश्किल से खाला को मनाकर शाइस्ताबाजी के घर गई और उनके गले लगकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। वो भी मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। क्या बात है, तुम इतनी क्यों रो रही हो? तब मैंने सारी बात उन्हें बताई तो उनका मुंह खुले का खुला रह गया। कहने लगी कि वो बहुत शातिर औरत है। मैं तो समझ गई थी कि कोई ना कोई गुल खिला कर रहेगी। हैरत तो इस बात पर थी कि उसने ये शोशा इतनी देर से क्यों छोड़ा। खैर तुम परेशान मत, तुम्हें तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। और फिर शाइस्ताबाजी ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया जिसे मैंने चाचू को कॉल की। उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि मैं आज ही आकर तुम्हें वापस ले जाऊंगा। फिर मैं शाइस्ताबाजी के घर बैठकर चाचू का इंतजार करने लगी। जब चाचू वहां पर आ गए तो तब मैं फिर से शाइस्ताबाजी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और उन्हें कहने लगी कि अब मैं जानती हूँ कि दोबारा कभी आपसे मिल नहीं सकूंगी, मगर आपके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और आज आपने मेरी मदद की, मुझ पर एहसान किए, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चच्चू के साथ ही रजिया खाला के घर गई। चच्चू को देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। चच्चू ने उन्हें खूब खड़ी खड़ी सुनाई कि शर्म नहीं आई आपको, यतीम लड़की के साथ ऐसा करते? आपने इसे किसी के घर में मुलाजमा बिठा दिया और अब इसके अपने माजूर और पागल बेटे से शादी करने वाली थी। रजिया खाला ने चच्चू को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर चच्चू उनकी बातों में आने वाले नहीं थे। मुझे लेकर घर आ गए। मुझे देखकर चच्ची के माथे पर बल पड़ गए। पहले ही घर में 3 जवान बेटियां हैं, आप इसका बोझ भी लेकर घर में आ गए। हम कैसे इतनी बेटियों का बोझ उठाएंगे, उनकी शादियां करेंगे? चच्ची बेटियों को बोझ कह रही थी जबकि मेरे बाप ने मुझे शहजादियों की तरह पाला था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब मेरे आंसू देखकर चच्चू की मोहब्बत ने जोश मारा कि ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई का खून है, तुम्हारा कोई हक नहीं पहुंचता, इसकी दिल आजारी करो। आज के बाद तुम्हें कभी भी नमीरा के साथ इस अंदाज में बात करते ना सुनो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चच्चू के घर आए मुझे काफी दिन बीत गए थे। चच्ची का रवैया गो के नॉर्मल था और मेरे लिए ये बायस इत्मीनान था। अब मैं इस बात पर खुश थी कि मेरी रजिया खाला के झंझाट पूरा से जान छूट गई और मैं जो ये समझ रही थी कि
जगह की तब्दील होने से वो अनोखा एहसास भी ख़त्म हो जाएगा तो मेरी खाम ख्याली थी। वो एहसास अभी भी मेरे साथ था और अब मुझे बुरी तरह से डर महसूस होने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। वो कौन था? और अब जबकि उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा जिद किया तो मैं बुरी तरह से रो पड़ी कि तुम कौन और मुझे क्यों तंग कर रहे हो, मुझे खौफजदा कर रहे हो, क्या चाहते हो? मेरा ये कहना ही था कि जैसे कोई मेरे आंसू अपने हाथों की उंगलियों से पोंछने लगा और फिर सरगोशी करके कहने लगा कि तुम डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें मैंने कोई तकलीफ पहुंचाई है? तुम्हारा कभी कोई नुकसान किया है जो तुम ऐसे रो रही हो? मेरा सर नफी में हिल गया। मगर तुम मुझे खौफजदा कर रहे हो, मुझे डर का एहसास होता है। तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? वो फिर मेरे सामने मुजस्मा सिरापा बनकर आ गया। वो वही लड़का था जो उस दिन मैंने उस कमरे में देखा था। उसे एक बार फिर अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गई। कौन हो तुम? मेरा नाम ज़ीशान है और इतना तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कौन हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा तो मैंने गहरा सांस लिया। कहने लगी कि हाँ, मेरा ये अंदाज़ा है कि तुम हमारी तरह के इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक हो। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं एक दिन ज़्यादा हूँ और मैं इसी कमरे में रहता हूँ जहाँ पर उस दिन तुम सफाई की नीयत से गई थी। मेरी उस कमरे में हमेशा से ही रिहाइश थी क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और वहाँ पर बहुत कम कोई मेहमान टिक जाता तो मैं उसे इतना जिद करता कि वहाँ से भाग जाता। आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में ये बात फैल गई कि ऊपर वाले कमरे में जिन्नात रहते थे। तभी घर वालों ने वहाँ आना और मुझे तंग करना छोड़ दिया और यूं मैं आराम से वहाँ रहने लगा। उसने मज़े से ये बात बताई तो मुझे उसका ये अंदाज देखकर हंसी आ गई। अगर जब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक जिन है तो खौफ ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में ले लिया। वो भी जैसे मेरे चेहरे के तासुरात पड़ रहा था। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैंने तुम्हारा पता नहीं कितना नुकसान कर दिया। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा शुमार तुम्हारे दुश्मनों में नहीं बल्कि अपनों में होता है। और ये बात कहते हुए वो झट से फिर से गायब हो गया और मैं चारों तरफ हैरान नज़रों से उसे ढूंढती रह गई। वो ऐसा ही था, चल्लावे की तरह मेरे सामने आता और फिर अचानक गायब हो जाता। कई बार चची अपने मुंह पर हैरत से उंगली दाब लेती। अरे नमीरा, तुम किसके साथ अकेले बातें करती रहती हो? चची का रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ नॉर्मल होने लगा और उन्होंने ये कबूल कर लिया था कि हर इंसान अपने हिस्से का ही रिस्क खाता है और मैं भी उनका या उनकी बेटियों के हिस्से का रिस्क छीनने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं भी वही सब कुछ हासिल करूंगी जो मेरे रब ने मेरे नसीब में लिखा होगा। चचू की जॉब में तरक्की होने लग गई और अब उन्होंने एक छोटा सा साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया था। अब उनका कारोबार भी खूब चमकने लगा था और घर में भी खूब खैर और बरकत होने लगी। चचू इस सब का बायस मेरी ही ज़ात को ठहराते थे। वो चची को कहते थे कि तुम इसकी ज़ात से घबरा रही थी ना, और तुम्हारी बात तुम्हें ही आकर मैंने इसे उस खटिया औरत के हवाले किया था। जना जाने इसके साथ क्या क्या सलूक करती, इसे अपने पागल बेटे के साथ बहने वाली थी। ये तो शुक्र है कि इस पागल ने मुझे बर वक्त फ़ोन कर दिया, वरना मैं अभी तक पछताता रहता कि मेरी भतीजी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। और चची ये बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती। चचा ने अब मेरा कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया था। गो कि अब मैं अपनी क्लास की लड़कियों से 1 साल पूरा पीछे थी। मगर मुझे इस बात का कलक नहीं था, बल्कि मैं इस बात पर खुश थी कि अब मैं वो हासिल करने जा रही हूँ जिसका मुझे हमेशा से शौक था। मेरे माँ बाप तो हमेशा से यही चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊँ, और मैं भी हमेशा अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना चाहती थी। मगर उनकी वफात के बाद मुझे अपना ये ख्वाब अधूरा महसूस होने लगा था। मगर अब चच्चू की वजह से मेरा ये अधूरा ख्वाब मुकम्मल होता महसूस होने लगा। चच्चू की 2 बेटियों की शादियां हो गई थी। अब वो अपने घर बार की हो चुकी थी और अब मैं और सबा घर में अकेले रह रहे थे। सबा मुझसे 1 साल छोटी थी, मगर वो मुझे आपी या बाजी कहने का तकल्लुफ बिल्कुल नहीं करती थी। हम दोनों में तो बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी। अब हम दोनों घर के कामकाज में भी चची की मदद करवा दिया करती और चची को खूब जिच भी करती थी। और इस दौरान उस जिन जाति ने बिल्कुल भी मेरी जान बख्शी नहीं की थी, बल्कि वो भी कभी कभार मुझे इस कदर जिच करता कि मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह जाती। मगर कभी भी कहीं ना कहीं दिल में ये इत्मीनान भी था कि वो कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो तो मेरा एक खैर ख्वाह है जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरी हमेशा मदद की है। और तब मैं इत्मीनान से सरशार होकर यूं ही मुस्कुरा दिया करती थी।
जब कभी भी मैं चच्चू के साथ अपने माँ बाप की कब्र पर जाती तो मैं बुरी तरह से बेकरार हो जाती और फिर फूट फूट कर रो पड़ती। चच्चू ऐसे में मुझे सहारा देते कि हौसला रखो, अल्लाह की यही मर्जी थी। तुम्हें छोटी सी उम्र में इतना गम देखने को मिला, मगर फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर देगा। वो मुझे बातों ही बातों में यूं ही हौसला दे दिया करते थे और मैं भी उनकी बातों को अपने दिल में उतारती रहती। चच्चू कहते थे कि तुम अपने माँ बाप की रूहों को सुकून पहुंचा सकती हो अच्छे अमाल करके, उनके लिए सदका जारिया बन के, उनके ख्वाब को मुकम्मल करके। वो ये चाहते थे कि तुम किसी काबिल बन जाओ और तुम किसी काबिल बनकर उनकी रूह को पुरसुकून कर दो। और अब जब मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करके एक अच्छी पोस्ट पर भी काबिज हो गई थी, तो फिर आज मैं भी अपने माँ बाप की कब्र के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोने लग गई थी। और तभी मुझे अपने चच्चू की भी आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगे कि आज मैं अपने उस इम्तिहान में सुरखरू हुआ हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने मरहूम भाई का एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया है। और तब मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस हुआ कि जैसे किसी ने चुपके से मेरे आंसू पोंछ दिए हो। और यह आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अब इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।